नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। शरीफ ने इस्लामाबाद में हुए हालिया आत्मघाती बम विस्फोट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शरीफ के आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए पाकिस्तानी नेतृत्व की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत एक स्पष्ट रूप से भ्रमित पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे इन बेबुनियाद और निराधार आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है। ये एक पूर्वानुमानित रणनीति है। बता दें कि मंगलवार को इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद शरीफ ने दावा किया ये हमला भारत समर्थित आतंकी प्रॉक्सी का काम था। दिल्ली के लाल किला इलाके में सोमवार को हुए कार धमाके को लेकर तुर्की ने बयान जारी कर संवेदना जाहिर की। इसके साथ ही तुर्की ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। बयान में कहा गया कि 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके में लोगों की जान जाने से हम दुखी हैं। हम उन परिवारों और भारत की जनता के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तुर्की ने आतंकवाद को लेकर कहा कि तुर्की एक बार फिर आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ अपने सिद्धांतगत रुख और इस वैश्विक खतरे के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह तक जांच की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि कार में सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था। बताया जा रहा है कि वो पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाका जल्दबाजी में हुआ क्योंकि डॉक्टर पर पुलिस रेड का दबाव था। उसके 2 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिससे वो घबरा गया और विस्फोट समय से पहले हो गया। एनआईए अब ये पता लगाने में जुटी है इस विस्फोट के पीछे कौन सा नेटवर्क था और इसका मकसद क्या था। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है, खासकर लाल किले, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के आसपास। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके में हुई मौतों और घायल लोगों के लिए गहरी संवेदना जताई। उनके प्रवक्ता ने बताया कि महासचिव ने भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति दुख व्यक्त किया है और इस घटना की पूरी जांच की मांग की। यूएन महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम भारत की सरकार और जनता के साथ हैं। जो हुआ है उसकी पूरी और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ऐसे हमलों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जानी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर लाल किला मेट्रो स्टेशन आज यानी बुधवार 12 नवंबर को भी बंद रखने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेगा। बाकी सभी मेट्रो स्टेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका अब भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाएगा। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच एक फेयर ट्रेड डील लगभग तैयार है। ट्रंप ने बताया कि फिलहाल भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये ज्यादातर रूसी तेल खरीदने पर लगी 25% पेनल्टी ड्यूटी की वजह से था। ट्रंप ने कहा कि अभी भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा है क्योंकि वो रूसी तेल खरीद रहा था, लेकिन अब उन्होंने वो बंद कर दिया है, इसलिए हम टैरिफ को काफी घटा रहे हैं। हाँ, हम इसे जल्द कम करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा के दौरे पर हैं, जहां वो ओंटारियो में आयोजित G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। G7 बैठक से इतर एस जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी। जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद समेत दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, ब्रिटेन और मैक्सिको के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इन देशों से रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत की। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक जयशंकर का ये 3 दिवसीय कनाडा दौरा गुरुवार 13 नवंबर को समाप्त होगा। दिल्ली की हवा में जहर अब और बढ़ गया है। राजधानी में एयर क्वालिटी सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन जब प्रदूषण इस सीजन में पहली बार इतना बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 414 दर्ज किया गया, जो कि 400 के पार जाकर सीवियर श्रेणी में आता है। ये आंकड़े सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने जारी किए। सबसे ज्यादा प्रदूषण वजीरपुर में रिकॉर्ड किया गया, जहां AQI 459 पहुंचा।
यानी हवा बेहद खतरनाक स्तर पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह स्थानीय लीडरशिप से मतभेद बताया। शकील अहमद ने एनआई से बातचीत में कहा, ये मेरी पार्टी के कुछ लोगों से मतभेद की वजह से हुआ है, लेकिन मैं पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूंगा। मैंने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि नाराजगी हाईकमान से है या राज्य स्तर पर है, तो उन्होंने कहा, ये लोकल एडजस्टमेंट की बात है। लोकल लोगों से बात हुई है और हाईकमान के ही नियुक्त किए गए लोग लोकल लेवल पर होते हैं, तो स्वाभाविक है कि पार्टी में एक एडजस्टमेंट नहीं बन पाया। इसकी वजह से ये हुआ है। वहीं पीटीआई से बातचीत में शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन पहले ही बना लिया था, लेकिन चुनाव के बीच में इस्तीफा देकर पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग शाम 6 बजे खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। मंगलवार शाम को जारी 7 एग्जिट पोल्स ने सत्तारूढ़ एनडीए को स्पष्ट बहुमत का अनुमान लगाया। इन एग्जिट पोल में बीजेपी नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को 130 से 167 सीटें मिलने का पूर्वानुमान है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 70 से 103 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज को लगभग नगण्य प्रभाव दिखा रहा है, जिसमें केवल 0 से 5 सीटों का अनुमान है। न्यूज पिंच के साथ एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल्स में 243 सीटों का अनुमान लगाया गया। इसमें एनडीए को 38.4% वोट मिल रहे हैं, जबकि महागठबंधन इससे आगे 39.2% वोट पा रहा है और जनसुराज पार्टी 12.7% और अन्य को 9.8% वोट मिलते दिखाए गए हैं। इसके अलावा सीटों के मामले में आंकड़े बराबर के जैसे हैं। इसमें एनडीए को 121 के आसपास सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 119 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें 6 सीटें घटने या बढ़ने का अनुमान है, मतलब मुकाबला टक्कर का है। खास बात यह है कि इस लिहाज से किसी भी गठबंधन को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। न्यूज पिंच एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी के लिए खुशखबरी है। एग्जिट पोल में बताया गया है कि आरजेडी 89 से 97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी 85 से 93 सीटें अपने नाम कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड को 25 से 31 सीटें, लोजपा को 2 से 4, हम को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन के दल में कांग्रेस को 14 से 21, वीआईपी को 2 से 3, सीपीआई को 102, सीपीआई-एमएल को 2 से 5 और सीपीआईएम को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जहां अधिकतर एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं, वहीं डीवी लाइव के एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बन रही है। महागठबंधन को 130 से 144 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि एनडीए को 95 से 109 सीटें मिलने का अनुमान है। जर्नो मिरर ने भी महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। इनके एग्जिट पोल के हिसाब से महागठबंधन 130 से 140 सीटें जीतने जा रहा है, एनडीए 100 से 110, एआईएमआईएम 3 से 4 और अन्य 0 से 3। कुल मिलाकर कोई एग्जिट पोल अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। टीवी मीडिया में एनडीए को जीतने वाले दिखाए जा रहे हैं, बाकी जगह महागठबंधन को। आरजेडी नेता प्रियंका भारती का कहना है कि एग्जिट पोल का खेल 2 चीजों के लिए हुआ है। पहला, अमित शाह के इशारे पर ऐसे आंकड़े इसलिए आ रहे हैं ताकि अधिकारियों पर धांधली के लिए दबाव बनाया जाए। दूसरा, सट्टेबाजों के लिए 7 हो या 70 एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। लोकसभा में 415 से पार करा रहे थे, बंगाल में भाजपा की सरकार बना रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार में 2015 में बीजेपी ऑफिस में पटाखे फूटने लगे थे, मगर मुंह की खानी पड़ी। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना पत्थर की लकीर है, इसे अब मिटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा आरजेडी नेता कंचना यादव ने कहा कि अमित शाह मोदी जी कह दें 400 पार तो एग्जिट पोल आ जाते हैं 400 पार। हम अपने एग्जिट पोल के हिसाब से जीतने जा रहे हैं। पूर्व बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने एग्जिट पोल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सब गलत हैं। मेरे सर्वे के मुताबिक एनडीए कम से कम 200 सीटें जीत रही है और महागठबंधन का सफाया हो रहा है। अगर मेरी भविष्यवाणी 14 नवंबर को पूरी तरह गलत साबित हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सारे एग्जिट पोल प्रायोजित हैं। लोकसभा चुनाव के समय से यूपी में समाजवादी पार्टी को 1 सीट दे रहे थे और सपा जीती 37 सीटें।
बिहार के एग्जिट पोल्स अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बेईमानी कराने की नीयत से निकाले गए। महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता डिमोरलाइज ना हो, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ईवीएम की निगरानी करें और काउंटिंग में अत्यधिक सावधान रहें, वोट चोरी ना होने दें। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोविंदा के कानूनी सलाहकार और दोस्त ललित बिंदल ने बताया कि 61 वर्षीय अभिनेता घर पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बिंदल ने कहा कि गोविंदा जी ने शाम को मुझे फोन किया था, मैं उन्हें तुरंत क्रिटिकल हॉस्पिटल लेकर आया। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है और कई टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.